विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, कल आदरणीय मोदी जी का 30 का संपन्न हो गया। राष्ट्रपति भवन में पूरा प्रोग्राम था और सबने शपथ ग्रहण समारोह में अब 72 मंत्रियों ने शपथ ली। बाहर से हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव को बुलाने से एक ही साबित हुआ कि भारत पड़ोसी देशों के साथ अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करना चाहता है। श्रीलंका और हमारे मित्र देश मॉरिशस जो हिंद महासागर में है, इस निमंत्रण से ये मोदी जी ने ये प्रयास किया कि एक मैसेज जावे कि हिंद महासागर में जितने भी देश हैं वो हमारे मित्र देशों और पड़ोसी देशों की श्रेणी में आते हैं। इसमें केवल पाकिस्तान और चाइना को निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे साफ संदेश गया कि आदरणीय मोदी जी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत की नहीं हो सकती। पाकिस्तान वैसे तो नहीं लगता कि समझेगा, समझ जावे तो पाकिस्तान के हित में ही है। और चाइना से यूँ हमारा व्यापार बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है, लेकिन सब जानते हैं कि चाइना हमारे से दुश्मनी रखता है। चाइना की नज़र हमारे सीमांत क्षेत्रों में बनी रहती है। इसलिए चाइना को निमंत्रण नहीं देकर के भी मोदी जी ने एक अच्छा संदेश दिया है। ये सारे अतिथि जिनको निमंत्रण दिया गया था सब उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित थे। आदरणीय मोदी जी ने ठीक 7:23 पे शपथ ली। ये मुहूर्त अच्छे जो भारत के प्रकांड ज्योतिषियों द्वारा और आदरणीय श्री रामभद्राचार्य द्वारा निकाला गया था। आप देखिए कैसी अच्छी सरकार है, कैसी हिंदूवादी सरकार है कि हमारे कई संत, प्रसिद्ध संत जो वास्तव में संत है, उनको भी उसमें निमंत्रण दिया गया था और सारे संत वहाँ आए थे, पधारे थे और आराम से बैठे थे। एक अच्छा मैसेज गया भारत में और भारत के बाहर भी कि हमारे यहाँ संतों की बहुत इज्जत है। मोदी जी का कार्यक्रम भव्य और विशाल था। किसी तरह की कोई कमी उस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रही। उद्योगपति भी बहुत आए थे, अंबानी थे, अडानी जी थे, बिरला ग्रुप था, काफ़ी उद्योगपति उसमें पधारे थे। सारे कार्यक्रम 7:15 बजे चालू होकर के लगभग 10 बजे यानी पौने 3 घंटे तक चला। शपथ में वो सारे बड़े मंत्री थे जो पहले भी मंत्री थे। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह जी, ये सारे लीडर्स पहले भी थे और अभी भी हैं। सीतारमण को कहा गया था कि आप तमिलनाडु से चुनाव लड़ लो। सीतारमण जी ने साफ कह दिया, निर्मला सीतारमण जी ने, कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। दोस्तों, विचार करिए, भारत का वित्त मंत्री, भारत का पूर्व रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं, तो उसमें उनकी कितनी शालीनता और सादगी प्रकट होती है। उसमें कितना प्रकट होता है कि मोदी मंत्रिमंडल में कैसे आदमी हैं जो इतने सीधे ईमानदार हैं। इसी प्रकार एस जयशंकर ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सारे मंत्रिमंडल हो गया, शपथ हो गई। उसके बाद सबका एक ही चर्चा थी कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इस पे शायद आज 5 बजे मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। उसमें यह तय होगा कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इस सारे शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी को भी आमंत्रण दिया गया था। एनसीपी को उसकी एक सीट आई है, उनको स्वतंत्र राज्यभार के लिए आमंत्रण दिया गया था। स्वतंत्र राज्य मंत्री उनका बनना था, लेकिन अजीत पवार ने मना कर दिया, बोले हमको कैबिनेट पोस्ट चाहिए। मोदी जी ने कहा हम आगे देखेंगे।
किसी तरह का कोई दबाव मोदी जी पे नहीं है। ये इस चीज़ से साबित हो जाता है कि मोदी जी अपना कार्यकाल बहुत मजबूती से पूरा करेंगे। वो किसी तरह के कोई दबाव में राजनीति नहीं करने वाले हैं या किसी तरह के दबाव में आकर के कोई स्टेप नहीं लेने वाले हैं। जो उन्होंने सोच रखा है, हमें लगता है वो उन सारे कामों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये बात अलग है कि कामों की गति थोड़ी स्लो हो सकती है शुरू में, लेकिन काम सारे पूरे होंगे, इसमें कोई शंका अब नहीं रहनी चाहिए। मोदी जी की विकास की गति हो, चाहे एनसीआर हो, सारे काम मोदी जी करने वाले हैं। सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। आदरणीय योगी जी थोड़े सुस्त थे, लगा था उनके चेहरे से। स्वाभाविक है कि इतना काम करने के बाद भी अगर प्रदेश की जनता ने उनका साथ नहीं दिया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के बाद, इतना निवेश आने के बाद भी जनता साथ नहीं दे रही है, तो दुख होना स्वाभाविक भी है। ठीक है, अब मोदी जी और आदरणीय योगी जी मिलकर के इसको कैसे आगे ले जाएंगे, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं। एक दुख की बात जरूर थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ करके कोई भी विपक्ष का नेता उस कार्यक्रम में नहीं था। दोस्तों, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ईवीएम खुले हैं, पहले तो आप ईवीएम को दोष दे रहे थे, ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है। अब नतीजे आपके पक्ष में आ गए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कम आए, तो आप अभी ईवीएम का बहाना छोड़ करके केवल एक व्यक्तिगत विद्वेष को रखते हुए आप कार्यक्रम में नहीं आए। इससे विदेशों में हमारी छवि खराब होती है। इस चीज़ को सोचा जाना चाहिए कि ये सोनिया गांधी को आना था, इतनी बुजुर्ग राजनीतिज्ञ है। राहुल गांधी के बारे में मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो अपने मस्तिष्क में जो दिमाग में आ जाती वही करते हैं। लेकिन कांग्रेस में काफ़ी लीडर है। स्टालिन को आना था, ममता जी को आना था, ये बड़े लीडर आना चाहिए। ये तो राजनीति है, कभी सत्ता आपकी और कभी सत्ता विपक्ष की, कभी सत्ता पक्ष की, ये कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन लोकतंत्र की छवि तब बनती है जब पक्ष और विपक्ष चुनाव होने के बाद मिल के बैठे और उनका विषय होना चाहिए देश को कैसे आगे बढ़ाए। मुझे एक घटना याद आती है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी अपना जिंदगी का पहला चुनाव भारतीय जनसंघ पे बलरामपुर उत्तर प्रदेश में खड़े हुए। वहाँ से वो चुनाव हार गए, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो हारने के पश्चात उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको कहा, अब अपन को कांग्रेस जो अपने लोकसभा के सदस्य बने हैं, जीते हैं, उनके घर चलना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने आश्चर्य प्रकट किया, उन्होंने तो हमको हराया है। बोले नहीं, अब वो बलरामपुर के सांसद हैं, अब वो कांग्रेस के सांसद नहीं हैं, वो पूरे बलरामपुर क्षेत्र जो है संसदीय क्षेत्र उसके सांसद हैं। ऐसा सोचते हुए, कहते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो उनको मिलने गए और उनको बधाई दी। तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए एक लोकतंत्र में, तब लोकतंत्र परिपक्व और स्वस्थ होता है। अब इस चीज़ को उन लोगों को कौन समझाए जिनकी सोच बहुत छोटी है, जिनकी सोच केवल मात्र एक ही है कि हम सत्ता में कैसे आए, बाकी कोई सोच नहीं। दोस्तों, आपने मैनिफेस्टो में, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस के में कहीं पढ़ा कि देश के विकास के कैसे आगे ले जाएंगे, इसके लिए वो क्या क्या कदम उठाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा कोई उनका नहीं था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन देश के विकास के लिए उनकी क्या निर्णय होंगे, कौन से बड़े निर्णय लेंगे जिससे देश की विकास की गति बढ़ेगी, ऐसा कोई उसमें नहीं था। तो दोस्तों, जो देश के हित की बात करेगा वही जनता का प्रिय होगा। एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब मोदी जी की सीटें घटना चालू हो गई थी और जब 240 पे आके अटक गई, तो दोस्तों ऐसे कई आदमी हैं जिन्होंने आपस में फ़ोन करके कहा कि आज हमारा बात करने का मूड नहीं है, हमने दुकान 2 बजे ही बढ़ा दी, घर आ गए हैं, कोई हमारा कहीं जाने की इच्छा नहीं। मतलब पूरा भारत एक प्रकार से सुस्त हो गया था, निर्णय के स्टेज में आ गया था। सोच रहा था अब मोदी जी कैसे सरकार बनाए, क्या होगा।
तो मोदी जी के प्रति इतना लगाव क्यों है कि हमेशा वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनका अमेरिका से फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था, भाई साहब अब मैं आपसे कल बात करूंगा क्योंकि मेरा एक क्लाइंट कर्नाटक में है, मेरे को उससे कॉल पे बात करनी है। मैंने कहा ओके कल करेंगे। लेकिन 5 मिनट बाद ही उसका वापस फ़ोन आ गया। मैंने कहा क्या हुआ सर? उन्होंने बोला उस कर्नाटक के जो मेरा व्यापारी है बहुत बड़ा, उसने कहा है कि आज हम बात नहीं कर पाएंगे, आज हमारा दिमाग ख़राब है क्योंकि आज हमारे मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसी मोदी जी की छवि है। उस मित्र का कहना था कि अमेरिका में सारे भारतीय उस रात जागते रहे जब तक सारे परिणाम घोषित नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया से मेरी बेटी का फ़ोन आया था। वो बार बार पूछ रही थी, उसको राजनीति में कोई रुचि नहीं है, पर वो बार बार पूछ रही थी क्या मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे पापा। इतना लगाव, इतना स्नेह जिस व्यक्ति के प्रति हो, उस व्यक्ति के साथ भगवान हमेशा रहेगा। इसीलिए तो मोदी जी को भले 240 सीटें दी हो, लेकिन इतनी सीटें अवश्य दे दी कि मोदी जी सरकार बना सके। और मेरा को विश्वास है कि चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीयू, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश बाबू, कोई भी अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र हित पे कोई आँच आए, क्योंकि दोनों ही तपे तुपाए राजनीतिज्ञ है, जोश या होश में आने वाले आदमी नहीं है। इसलिए हमें विश्वास है कि ये मंत्रिमंडल मोदी जी का तीसरा कार्यकाल पहले वाले कार्यकाल से भी बहुत अच्छा होगा, और यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।